चाइनीज गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो रहा है कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से। एक भयानक कोविड नीति के कारण अब चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए डेस्परेट है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड मोवा ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित है। ये वास्तव में अद्भुत ग्लोब हैं जो बिना वायर या बैटरी के अपने आप घूमते हैं। और क्या आपको ये ब्लू और गोल्ड मॉडल मिले या उनके अन्य महान विश्व मानचित्र डिजाइनों में से एक, आप हमारे ग्रह की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। और मोवा ग्लोब्स चीन में नहीं बने हैं, जो अच्छा है क्योंकि चीन इस समय बुरी स्थिति में है। सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन खुद को कर्ज से भर रहा है। हमने देखा है कि हाल के आवास संकट में, जहां बेशक चीन का समाधान और भी कर्ज जारी करना है, ये जिंदा दफन होने जैसा है और आपका समाधान पृथ्वी के केंद्र के माध्यम से खोदना है। अगर हम गहरे दबे रहते हैं तो आखिरकार हम दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शून्य कोविड नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके चीन को और भी कर्ज में डाल दिया। उन्होंने सामूहिक परीक्षण, संगरोध शिविरों और कीटाणुशोधन पर अरबों खर्च किए। इसने अभी अभी खरबों डॉलर के ऋण में इजाफा किया है, जिससे स्थानीय सरकारें पहले से ही जूझ रही हैं। और क्या केंद्र सरकार ने कमोबेश स्थानीय सरकारों से कहा है कि वो उन्हें उबारने नहीं जा रही है। ये बहुत सारी समस्याएं पैदा करने वाला है। तो वे कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये काफी बुरा है कि सीसीपी के अधिकारी दमनकारी, निरंकुश, नरसंहार के उन्मादी हैं, लेकिन सहस्राब्दी की तरह खुद को कर्ज में भी डुबो रहे हैं। ये बहुत दूर जा रहा है और मिलेनियल्स की खर्च करने की आदतों की तरह ये कुल बर्बादी थी। क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था को फिर से चलाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने आबादी को कोविड के साथ रहने के लिए तैयार किए बिना ही अपने दरवाजे खोल दिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। इनमें चीनी टेक कंपनियों पर कार्रवाई शामिल है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, सिकुड़ती आबादी और बहुत अधिक स्टारबक्स और एवोकेडो टोस्ट खरीदना। सहस्राब्दियों की तरह आक्रामक भेड़िया योद्धा कूटनीति, हांगकांग में दरार और रूस के लिए निरंतर समर्थन के कारण सीसीपी ने खुद को एक अधिक शत्रुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में डाल दिया। नतीजतन वैश्विक विनिर्माण में चीन की भूमिका दबाव में है। विदेशी कंपनियां बाहर निकलने लगी हैं, विशेष रूप से अब जबकि माइक्रोचिप्स जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक चीन की पहुंच को रोकने के लिए अमेरिका सख्त प्रतिबंध लगा रहा है। चीन अब पैसे के लिए बेताब है और ये दिखाता है जैसे उन्होंने नाम ब्रांड के बजाय सामान्य एकाग्रता शिविरों का उपयोग कैसे किया है। चीनी नेता शी जिनपिंग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि चीन अपने घरेलू उत्पादित सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ अमेरिका को हरा दे। ये कुछ ऐसा है जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी लगभग एक दशक से पैसा खर्च कर रही है। पार्टी ने पहले ही चीन के अपने अर्धचालक उद्योग को विकसित करने में अरबों का निवेश किया है। ये बताया गया कि चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए अरबों अधिक खर्च करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब चीन को अपने विशाल चिप खर्च करने की होड़ पर विराम लगाना होगा। आपको पता है कि अगर माइक्रोचिप उत्पादन जैसी महत्वपूर्ण 1 साल लंबी परियोजना को रोका जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है। यह ऐश कैचम को अपना पिकाचू बेचते हुए देखने जैसा होगा। ओह डांग, उसे वास्तव में तोड़ा जाना चाहिए। चीनी हताशा का एक और संकेत यह है कि सीसीपी अपनी तकनीकी दरार को कम कर रहा है, क्योंकि दरार आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा रही थी। चीनी वित्तीय नियामक गुओ शुकी के अनुसार टेक कंपनियों पर कार्रवाई मूल रूप से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, हम उन्हें आर्थिक विकास का नेतृत्व करने, अधिक रोजगार सृजित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वास्तव में चीन की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी व्यापार मंडल ने निजी व्यवसायों को लक्षित करने वाली दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के खिलाफ तलवार खींचने का संकल्प लिया। लेकिन ये देखते हुए कि वे कितने टूटे हुए हैं, एक वास्तविक तलवार का उपयोग करने के बजाय वे सचमुच एक तलवार खींचने जा रहे हैं। इसलिए चीन द्वारा सामना की जा रही सभी वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए सीसीपी और क्या कर सकती है? खैर, पश्चिमी दुनिया के लिए उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अब चीन में निवेश करने का समय है और कई वैश्विक संभ्रांत लोग वास्तव में इसके झांसे में आ रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। जीरो कोविड से खुलने के बाद भी चीन कम पैसा पैदा करते हुए कर्ज में डूबा हुआ है। चीन एक दार्शनिक प्रमुख की तुलना में दलाल है जो सड़क के किनारे निकेलबेक के पोल का कवर खेलकर अपने छात्र ऋण का भुगतान करने की कोशिश कर रहा है।
चीन को और पैसे की जरूरत है। यही वजह है कि शी जिनपिंग अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना चाहते हैं और दोस्तों को वापस जीतना चाहते हैं। और दोस्तों को जीतने के लिए दावोस से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? शी जिनपिंग ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वाइस प्रीमियर लियू हे को भेजा। उनकी भूमिका दुनिया को ये बताने की थी कि चीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है। अगर प्रिंस हैरी ने कहा कि वो शाही परिवार में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है तो ये किस तरह का है? क्या आपने पहले ही अपने बुक डील के पैसों को उड़ा लिया? अपने भाषण के दौरान लियू हे ने उल्लेख किया कि कैसे चीन में कोविड का प्रकोप और आवास संकट पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, अगर हम पर्याप्त मेहनत करते हैं तो हमें विश्वास है कि विकास अपने सामान्य रुझान पर वापस आ जाएगा और चीनी अर्थव्यवस्था में 2023 में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ देखें उनके भाषण के फुटेज। Whoops, here it is. Opening up as a basic state policy is a catalyst of reform and development in China and a key driver of economic progress. China's door to the outside world will only open wider. देखिए, चीन खुला है और उसकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सुधरेगी, तो जाहिर है कि अब खरीदने का समय आ गया है। और आपको लगा कि जब मैंने यह मीम डाला तो मैं मजाक कर रहा था। और ये दिखाने के लिए कि किसी को डरने की कोई बात नहीं है, चीन के नियामक बड़ी विदेशी निवेश फर्मों को भारी रियायतें दे रहे हैं। उन्होंने जेपी मॉर्गन को अपने चीन म्यूचुअल फंड वेंचर का पूर्ण स्वामित्व लेने की मंजूरी दी और इसने पूर्ण स्वामित्व वाली प्रतिभूति ब्रोकरेज स्थापित करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड को भी मंजूरी दे दी। और उससे ठीक पहले उन्होंने फिडेलिटी इंटरनेशनल और न्यूबर्गर बर्मन जैसी निवेश प्रबंधन फर्मों को चीन में म्यूचुअल फंड स्थापित करने की मंजूरी दी। और अब फिडेलिटी सुझाव दे रही है कि यह साल चीनी भाग्य में बदलाव लाएगा। आखिर चीन मायने रखता है, कम से कम चीन में पैसा कमाना मायने रखता है। पटाखा निवेश की तरह लगता है और यह मीडिया रिपोर्टों के साथ आता है कि यूएस चीन अलग होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? खरीदें जबकि कीमत कम है। यह आपका अभी तक का सबसे अच्छा निवेश होगा। निश्चित रूप से उस समय से बेहतर है जब आपने पहले चीन में निवेश किया था और पैसा खो दिया था, जिसके बारे में आप पहले ही भूल चुके हैं। और चीन राजनीतिक सुधार भी कर रहा है, जैसे मार्वल की सुपरहीरो फिल्मों को फिर से चीनी सिनेमाघरों में रिलीज करने की अनुमति देकर। वकंडा हमेशा के लिए। देखो, हम बिल्कुल मस्त हैं। यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि हम पैसे के लिए बेताब हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ संबंधों को सुचारू बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें यूएस ट्रेजरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से यात्राओं की तैयारी शामिल है और वाशिंगटन डीसी में एक बास्केटबॉल मैच में जंबोट्रॉन पर एक चीनी राजनयिक को नए साल की बधाई देना। इसमें बड़ी आप कैसे हैं साथ ही पूंजीपति ऊर्जा है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि चीन ने वास्तव में भेड़िया योद्धा कूटनीति को खत्म कर दिया है। ये सिर्फ एक धमकाने की तरह दिखने के लिए एक बदलाव है अभी के लिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी यूरोप से धन प्राप्त करने पर विचार कर रही है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और बेल्जियम में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच चीनी अधिकारी और राजनयिक हाल के ट्रांसअटलांटिक विवादों को उजागर कर रहे हैं ताकि यूरोपीय लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा सके कि अमेरिका, विशेष रूप से ट्रंप के बाद, एक अविश्वसनीय सहयोगी बना हुआ है और यह कि उन्हें वास्तव में चीन में निवेश करना चाहिए क्योंकि सीसीपी कहीं अधिक भरोसेमंद है। ये जैम लेनिस्टर की तरह है जो ल्यूक स्काईवॉल्कर को बहन प्रेमी कहता है। जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, शायद उन्हें अपनी बहनों के साथ कुछ खास चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर कोई उन्हें देख सकता है। चीनी राजनयिकों ने भी रूस के साथ चीन के संबंधों को कमतर करने की कोशिश की है। यूरोपीय संघ में चीनी राजदूत फू कांग ने कहा कि लोगों को इस तरह के लेबलों को कोई सीमा नहीं के रूप में बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, ये कहते हुए कि बीजिंग समान शब्दों में यूरोपीय संघ के साथ संबंधों का वर्णन कर सकता है तो वे एक खुले रिश्ते में रहना चाहते हैं जबकि वे कहते हैं कि वे लेबल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। यार, वे वास्तव में सहस्राब्दी की तरह हैं। फू के साथ मुलाकात करने वाले कई अधिकारी ने कहा कि वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि निवेश पर यूरोपीय संघ चीन व्यापक समझौते पर रुकी हुई अनुसमर्थन प्रक्रिया को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। उस सौदे को 2020 में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने आगे बढ़ाया था। उस समय इसे सबसे महत्वाकांक्षी समझौता जिसे चीन ने कभी किसी तीसरे देश के साथ संपन्न किया है के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन 2021 में यूरोपीय संघ द्वारा शिनजियांग में नजरबंद शिविरों में उनकी भूमिका के लिए चीनी अधिकारियों को मंजूरी देने के बाद सौदा टूट गया और चीन ने अपने स्वयं के प्रतिबंधों के साथ वापस थप्पड़ मार दिया।
उनके पास स्पष्ट रूप से कोई सीमा नहीं है कि वे कितने नीचे जाएंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं, वे अभी भी खुद को कर्ज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया द ग्लोबल टाइम्स कहता है, ईयू चीन डील यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पर्याप्त बढ़ावा देगा, नौकरियों और मुनाफे का सृजन करेगा, जबकि चीन से अलग होना यूरोप के लिए आर्थिक आत्महत्या के समान है। और चूंकि यूरोपीय संघ हरित ऊर्जा पर इतना बड़ा है, तो चीन के साथ साझा स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व का एक नया युग क्यों नहीं शुरू करें? चीन के हरित ऊर्जा कार्यक्रम में जाने वाले जातीय दास श्रम की उपेक्षा करें। अब किसी स्तर पर यूरोपीय संघ यह मानता है कि सीसीपी एक खतरा है, और यह कि सीसीपी बस उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। यूरोपीय संघ अब भी चीन से धन कमाना चाहता है, इसलिए ये चीन से पूरी तरह से अलग होने के विरोध में डी रिस्किंग पर जोर देकर एक संतुलन खेल खेलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैं 10 साल से अधिक समय से चेतावनी दे रहा हूं, जब तक कोई भी देश चीन के साथ काम और व्यापार करना जारी रखता है, हमेशा एक बड़ा जोखिम बना रहेगा। सीसीपी को जो वे अभी चाहते हैं देना केवल उन्हें ये दिखाना जारी रखेगा कि वे पर्याप्त आकर्षण के साथ जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। और आकर्षण से मेरा मतलब झूठ बोलना है। वकंडा हमेशा के लिए अधिक पसंद है, आकर्षण तो हमेशा के लिए मजबूर। और इस एपिसोड को मोवर ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित किया गया है। मैंने पहले मोवर ग्लोब्स के बारे में बात की है। मुझे तकनीक पसंद है। ये स्वचालित रूप से घूमता है, परिवेशी सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित होता है। जब आप इसे उठाते हैं तो ये घूमता रहता है, और जब आप इसे वापस इसके आधार पर रखते हैं तो यह अपनी गति को सही करता है। मोवर के पास दर्जनों अन्य बेहतरीन डिजाइन भी हैं, तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा संस्करण चुनें। और जब आप एक मोवा ग्लोब खरीदते हैं तो आप चीन के बारे में अपने पसंदीदा शो का भी समर्थन कर रहे होंगे। इसलिए मोवा ग्लोब्स को देखने के लिए नीचे क्लिक करें और चाइना अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।